नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। हम प्रश्न पत्र क्रमांक 5 के अंतर्गत आधुनिक गद्य एवं व्यवहारिक एकांकी और व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत हमने पाठ्यक्रम की शुरुआत की है और थोड़ा सा हिंदी की एकांकी के उद्भव और विकास के बारे में हमने इसके पहले के लेक्चर में जानकारी ली है। अब इस लेक्चर में हम एकांकी के जो तत्व है, अर्थात मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि एकांकी बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है, किन बातों के आधार पर एकांकी तैयार की जाती है, एकांकी कैसे बनती है, ये सभी बातें थोड़ा सा इस लेक्चर में हम देखेंगे। अर्थात इसके पहले के सत्र में हमने जब कहानियां पढ़ी थी तब उस दौरान हमने कहानी लिखने के लिए क्या क्या आवश्यक है, कहानी कैसे बनती है, ये कहानी के तत्व भी हमने देखे थे। उसी स्वरूप के आधार पर हम एकांकी के तत्व आज देखेंगे और उन तत्वों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि एकांकी किन आधारों पर किन तत्वों के आधार पर वो बनती है। ठीक है, तो कहानी के जिस प्रकार तत्व थे उसी प्रकार एकांकी के भी तत्व है, तो मैं उनको आपके सामने रख रहा हूं। देखिएगा, एकांकी के तत्व कथा वस्तु, पात्र और संवाद एकांकी के मूल तत्व है। ये तीन तत्व याद रखिएगा, कथा वस्तु, पात्र और संवाद। अर्थात ये तीन तत्व जो है एकांकी में आ जाते हैं। इन्हीं के सहारे एकांकी की प्रमुख घटना, परिस्थिति या समस्या अपने चरम बिंदु पर पहुंचती है। अर्थात इन तीन तत्वों के आधार पर एकांकी की जो भी कुछ प्रमुख घटना है, परिस्थिति जो है या वह समस्या जो है, एकांकी में चित्रित जो समस्या है वह अपने चरमोत्कर्ष बिंदु तक या अंतिम बिंदु तक वो पहुंचती है। यो तो एकांकी के कुछ अन्य तत्व भी हैं, अर्थात एकांकी के अन्य तत्व भी वहां पे आ जाते हैं, लेकिन होता यह है कि बाकी के जो तत्व है इन तत्वों के साथ ही, अर्थात इन तीन तत्वों के साथ वहां पे संबंध रखने के कारण वो सहायक तत्व के रूप में हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन प्रमुख तत्व या मूल तत्व एकांकी के तीन हैं, कथा वस्तु, पात्र और संवाद। इसमें अन्य कुछ तत्व भी है, जैसे भाषा शैली, वातावरण और उद्देश्य। अर्थात एकांकी की अपनी एक भाषा भी होती है, उसकी एक भाषा की शैली भी होती है, उसका ढंग होता है, स्टाइल होती है। और उस एकांकी में कोई तो वातावरण चित्रित किया जाता है, वो गांव का हो, शहर का हो या कोई भी वातावरण वहां पे प्रस्तुत होता है। और साथ ही साथ उस प्रत्येक एकांकी का अपना कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। अर्थात ये तीन एकांकी के तत्व जो है प्रमुख तीन तत्वों के साथ वहां पे जुड़कर आने के कारण वहां पे इनको सहायक तत्व के रूप में भी हम देख सकते हैं। इन सबका सीधा संबंध उपरयुक्त तीन तत्वों से है, जिसमें हमने देखा था कथा वस्तु, पात्र और संवाद। अतः अलग से इन पर विचार करना आवश्यक नहीं है। मतलब एकांकी के तत्वों की जब हम बात कर रहे हैं तो मुख्यतः तीन तत्वों को ही हमें देखना है, और ये जो भाषा शैली, वातावरण और उद्देश्य जो है ये इनके साथ ही वहां पे अपने आप वहां पे स्पष्ट हो जाते हैं। इसलिए अलग से वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले जो तीन तत्व है, मूल तत्व कथा वस्तु, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, क्योंकि एकांकी में कथा वस्तु एक ऐसी चीज है या ऐसा तत्व है जिसके बगैर एकांकी हम प्रस्तुत नहीं कर सकते या लिख नहीं सकते। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। पहला तत्व जो है एकांकी का, कथा वस्तु। देखिए, कथा वस्तु एकांकी का आधार स्तंभ है। अभी मैंने कहा था कि जिसके बगैर हम एकांकी लिख नहीं सकते या जिसके बगैर हम एकांकी को प्रस्तुत नहीं कर सकते, अर्थात वह एकांकी का आधार स्तंभ है कथा वस्तु। कथा वस्तु के अभाव में एकांकी मात्र शब्द चमत्कार होकर रह जाती है। मतलब कथा वस्तु से क्या तात्पर्य है कि कथा वस्तु में कोई तो एक विषय वहां पे प्रस्तुत होता है और वह विषय वहां पे एकांकी के माध्यम से, पात्रों के माध्यम से, संवादों के माध्यम से वहां पे वो प्रफुल्लित होता रहता है। प्रफुल्लित मतलब विकसित होता रहता है और दर्शकों के सामने, पाठकों के सामने वह विषय जो है अनेक पात्रों के माध्यम से वहां पे लाया जाता है। अर्थात कथा वस्तु एकांकी का आधार स्तंभ है और उसके अभाव में अगर हम एकांकी की कल्पना करेंगे तो मात्र वो शब्द चमत्कार होकर रह जाती है। कथा वस्तु में प्रायः जीवन की कोई तीखी अनुभूति होती है, अर्थात
कथा वस्तु का वर्ण विषय जो है, अर्थात कथा वस्तु किस विषय के रूप में वहां पे आ सकती है, तो जीवन की कोई तीखी अनुभूति जो है, हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी घटना या दर्दनाक घटना या कोई तो आनंद देने वाली घटना, ऐसी कोई भी घटना जो है उस एकांकी का विषय बन सकती है, या तीखी अनुभूति जो है एकांकी का विषय बन सकती है, कथा वस्तु बन सकती है। एकांकी में कोई ऐसी प्रखर जीवनानुभूति आ जाती है जिसकी व्यंजना में एक और नाटकीय परिस्थिति और दूसरी जिंदगी की व्यापकता और समग्रता वहां पे प्रस्तुत होती है। अर्थात एकांकी के माध्यम से हमारे जीवन की ऐसी प्रखर अनुभूतियां और उस अनुभूतियों को विशिष्ट ढंग से, व्यंजना मतलब विशिष्ट तरीके से वहां पे उसको प्रस्तुत किया जाता है और वहां पे वो नाटकीय परिस्थिति निर्माण हो जाती है, और उस नाटकीय परिस्थिति के आधार पर वहां पे मूल विषय जो है, जीवन अनुभूति जो है, वहां पे व्यापक रूप में और समग्र रूप में वहां पे प्रस्तुत होती है। इसमें लेखक घटनाओं के स्वाभाविक क्रम, विकास, संबंध, प्रभाव, गति और अनुमिति पर ध्यान देता है। अर्थात लिखने वाला एकांकीकार या नाटककार या कोई भी एकांकी लिखने वाला लेखक जो है वो ये काम करता है कि जो भी कुछ घटनाएं हैं उन घटनाओं का विशिष्ट क्रम हो और उस क्रम को विशिष्ट तरीके से या उसका विकास करते हुए एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हुए और उस संबंध का प्रभाव जो है उस विषय के साथ दिखाई दे, साथ ही साथ वो गतिशील रहे और उसमें अन्विति मतलब क्या है कि वह विषय की जो विविधता है वो पाठकों के सम्मुख आ जाए। कथा वस्तु कोई ऐसा तत्व नहीं है जो केवल एक जगह नाटक में रखा हुआ होता है। अर्थात कथा वस्तु कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक पात्र के रूप में उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। कथा वस्तु तो निरंतर वहां पे एकांकी में कार्यरत रहती है। इसकी योजना समूचे एकांकी में फैली रहती है। अर्थात यह कथा वस्तु शुरुआत से लेकर अंत तक उस एकांकी में चल रही होती है। इसके विस्तार और प्रतिफलन में कौतूहल एक आवश्यक अनिवार्यता के रूप में वहां पे आ जाता है। अर्थात ये कथा वस्तु जब शुरुआत से लेकर अंत तक चल रही होती है तो उस कथा वस्तु में कौतूहल नामक चीज जो है या उत्सुकता नामक चीज जो है वहां पे निरंतर बरकरार वहां पे रहती है, क्योंकि दर्शक जब एकांकी देख रहे होते हैं तो उनको वहां पे आगे क्या होगा, आगे क्या हो सकता है, आगे कैसे वहां पे सामने कुछ बातें आ सकती है, ये कौतूहलपूर्ण बातें जो है एकांकी में प्रायः वहां पे अनिवार्य रूप में वहां पे देखने को मिलती है। कौतूहल के अभाव में कथा योजना ढीली, फीकी और उबाऊ हो जाती है। अर्थात उस कथा वस्तु में अगर कौतूहल नहीं है, उत्सुकता नहीं है, जिज्ञासा नहीं है तो वो कथा वस्तु जो है ढीली बन जाती है, फीकी बन जाती है, उबाऊ बन जाती है। उसका परिणाम ये हो जाता है कि दर्शक ऊब जाते हैं। दर्शक उस एकांकी को उसी क्षण जो है समझ पाते हैं कि इस एकांकी में कुछ दम नहीं है। अर्थात ये बातें जो है कौतूहल की जो बातें हैं कथा वस्तु में होनी अनिवार्य है। कौतूहल के सहारे एकांकी कथा वस्तु घटनाओं और कार्य व्यापारों के माध्यम से होती हुई परम सीमा तक खींचती रहती है। अर्थात कौतूहल के आधार पर, जिज्ञासा के आधार पर ही कथा वस्तु जो है अंत तक जो परम सीमा जो होती है या चरमोत्कर्ष जिसको कह सकते हैं वहां तक कथा वस्तु खींचती रहती है। एकांकी का स्वरूप मूलतः संक्षिप्त होता है। अर्थात एकांकी नाटक की तुलना में संक्षिप्त होती है, छोटी होती है, इसलिए उसका सुगठित होना भी आवश्यक है। अर्थात संक्षिप्त होने के कारण, सुगठित होना से तात्पर्य यह है कि संक्षिप्त करने के वजह से वहां पे ऐसा कुछ न हो जाए कि कोई विषय का तारतम्य वहां पे न रहे। अर्थात सुगठित होना भी उसको कह सकते हैं कि जिसमें जो विषय प्रस्तुत हुआ है उस विषय में कोई भी बाधा वहां पे बीच में न आए और वो सुगठित रूप से एक क्रम के रूप में वहां पे सामने आ जाए। अर्थात वो सुगठित होना भी आवश्यक है। कथा वस्तु के संगठन में काल, स्थान, क्रिया, व्यापार संबंधी ऐक्य होना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्थात कथा वस्तु जब लिखी जा रही है या कथा वस्तु में काल के आधार पर भी वहां पे कुछ तारतम्य होना चाहिए, स्थान के आधार पर भी तारतम्य होना चाहिए, और जो काल और स्थान जो है उसके आधार पर जो हावभाव है, क्रिया व्यापार जिसको कहते हैं, या अभिनय जो है उसमें भी वहां पे सुगठन या व्यवस्थित वहां पे वो बातें होनी चाहिए। अर्थात इन तीनों का ऐक्य जो है कथा वस्तु में होना जरूरी है।
इसी को आलोचक संकलन त्रयी कहते हैं। अर्थात आलोचकों ने इसी बात को, मतलब काल, स्थान, क्रिया, व्यापार, इसका अगर ध्यान रखा जाए और वह व्यवस्थित ढंग से सही मायने में उचित जगह पे अगर वो संपन्न हो रहा है, तो समीक्षक, आलोचक जो है उसको संकलन त्रयी के नाम से पहचानते हैं। एकांकी की कथा वस्तु एक समय में एक स्थान पर एक विशिष्ट प्रभाव की रचना करती है, तभी संकलन द्वंद्व का निर्वहन होता है। अर्थात एकांकी जो होती है कि विशिष्ट प्रभाव की रचना को प्रस्तुत करते हुए, वो निर्वहन करते हुए वो आगे आ जाती है और एक स्थान पर विशिष्ट प्रकार के प्रभाव वो छोड़ जाती है, और उसी के आधार पर ये संकलन त्रयी जो है उसका निर्वहन वो करती दिखाई देती है। सेठ गोविंद दास जैसे एकांकीकार की एकांकी में संकलन त्रय की जगह संकलन द्वय का समर्थन वो करते हैं। अर्थात कुछ आलोचक जो है एकांकी में काल, स्थान, क्रिया, व्यापार की अपेक्षा कुछ दो बातें महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसमें कौल और क्रिया का ऐक्य। अर्थात आप जो भी कुछ काल के आधार पर जो भी क्रिया घटित हो रही है वो दोनों एक समान होने चाहिए। वे स्थान के संकलन पर विशेष बल नहीं देते। अर्थात काल एक ऐसा मतलब तत्व है जिसके आधार पर अगर कुछ विचलित परिस्थिति वहां पे आ जाती है तो दर्शकगण जो है तुरंत उसको भांप लेते हैं, और काल के आधार पर वो एकांकी जो है वहां पे उचित बनने की बजाय असफल वहां पे रह जाती है। इसलिए सेठ गोविंद दास जी काल और काल के साथ साथ वहां पे क्रिया, व्यापार को ज्यादा महत्व स्थान देते हैं, और उस एकांकी में स्थान का जो संकलन त्रयी के अंतर्गत आने वाला स्थान जो है उसको वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते। वास्तव में अरस्तु द्वारा परिभाषित किया गया वह संकलन त्रय का सिद्धांत अब उतना प्रासंगिक नहीं रह गया है, क्योंकि एक तो आधुनिक विज्ञान ने देशकाल की सीमाओं के अतिक्रमण ने साधन खोज लिए हैं। दूसरे, अब एकांकी का विधान संवेदना पर आधारित है। अर्थात आधुनिक काल में जैसे प्राचीन काल में जिस प्रकार से वो सभी बातें हो रही थी, आज आधुनिक काल में विज्ञान के नए नए तकनीकें आने के कारण वहां पे वो बातें जो है थोड़ी सी पीछे पड़ गई है, और वो साधन खोज लिए गए हैं कि और आज एकांकी में सबसे ज्यादा संवेदना महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मतलब प्रस्तुत वर्ण विषय से जो संवेदना उभर रही होती है वो वहां पे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कथा वस्तु में संघर्ष का बहुत अधिक महत्व है। अर्थात कथा वस्तु जो प्रस्तुत होती है उसमें संघर्ष का होना जरूरी है। जिन पात्रों के माध्यम से वो संघर्ष दिखाया जाता है, दर्शकगण उसको भांप लेते हैं, और वो संघर्ष उसके न्यायोचित भूमिका के रूप में या उसको न्याय मिलने की भूमिका के रूप में दर्शकगण जो है आगे कथा वस्तु की मांग करते हैं। इसलिए कथा वस्तु में संघर्ष का बहुत अधिक महत्व है। यह संघर्ष दो विचारधाराओं के बीच हो सकता है। अर्थात वहां पे खल पात्र भी होते हैं, नायक भी होते हैं, तो इन दोनों की विचारधाराओं के बीच भी वहां पे संघर्ष हो सकता है। जैसे कि अंग्रेजी का जो स्ट्राइक एकांकी है उसमें ये दिखाया गया है। ऐसे अधिक पात्रों में वो संघर्ष दिखाया जा सकता है। जैसे यहाँ रोना मना है, अर्थात कालिंदी नामक पात्र के माध्यम से यहाँ रोना मना है एकांकी में, ये बात स्पष्ट वहां पे दिखाई देती है। पारिवारिक संघर्ष वहां पे दिखाई दिया है। अर्थात कई बार यह संघर्ष एक पात्र तथा समाज में भी हो सकता है। अर्थात एकांकी में संघर्ष को महत्वपूर्ण स्थान है, तो यह संघर्ष जो है किसी एक पात्र और समाज के बीच भी हो सकता है। उदाहरण के लिए अंडे के छिलके नामक इस एकांकी में ये बात वहां पे स्पष्ट दिखाई देती है कि एक तरफ समाज है और एक तरफ वह पात्र है, और दोनों के बीच का संघर्ष जो है वहां पे एकांकी में दिखाई देता है। अर्थात संघर्ष ही नाटक को गतिशील बनाता है, संघर्ष ही एकांकी को गतिशील बनाता है। अर्थात ये सभी बातें, मतलब संघर्ष के आधार पर जो कथा वस्तु चल रही होती है उसके आधार पर वो एकांकी जो है आगे बढ़ रही होती है, और इसलिए वो गतिशील बनती है। यह दर्शक को उत्कर्ष तक पहुंचाने में सहयोग देता है। मतलब ये संघर्ष जो है उत्कर्ष बिंदु तक, चरमोत्कर्ष बिंदु तक पहुंचाने के लिए वो वहां पे सहयोग देता है। उत्कर्ष में सारा कार्य व्यापार अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाता है। मतलब अंतिम
समय आते आते वहां पे दर्शकगण जो है उस कथा वस्तु के चरमोत्कर्ष बिंदु पर या चरम बिंदु पर पहुंच जाते हैं और पूरा कार्य व्यापार मतलब पूरी एकांकी में जो भी कुछ कार्य व्यापार या जो भी कुछ अभिनय वहां पे प्रस्तुत किया होता है उसका पूरा निचोड़ जो है उस चरम बिंदु पर वहां पे आ जाता है और यही ये कथा वस्तु की गहराई पाते हैं। अर्थात इसी पर आकर दर्शकगण जो है उस कथा वस्तु में क्या सही है क्या गलत है और उसकी जो क्रमबद्धता जो है उसकी गतिशीलता जो है उसकी अनुमिति जो है क्या सही समय पे सब कुछ हुआ क्या, इस आधार पर वह दर्शक जो है इस एकांकी के कथा वस्तु को भांप लेते हैं। कई बार एकांकी अपने उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचकर समाप्त होती है। अर्थात कई बार ऐसा होता है कि जब उत्कर्ष बिंदु या चरम बिंदु पर पहुंचकर एकांकी समाप्त होती है कई बार उनमें परिणति का भी समावेश रहता है। अर्थात नया कुछ वहां पे दिखाने की कोशिश की जाती है। परिणति से तात्पर्य यह है कि नया भाग भी वहां पे जोड़ने की वहां पे कोशिश करके वहां पे वो कथा वस्तु छोड़ दी जाती है या समाप्त की जाती है। परिणति कथा वस्तु का वह अंग है जहां सारी गुत्थियां सुलझ जाती है और दर्शक की जिज्ञासा का शमन अथवा समस्या का समाधान हो जाता है। अर्थात ये सभी बातें मतलब लेखक या कोई भी एकांकीकार जब एकांकी लिखता है तो अपनी कथा वस्तु में वह गतिशीलता वह क्रमबद्धता रखने की कोशिश करता है कि शुरुआत में जो दिखाई जा रहा है और उसी के धागे को पकड़ते हुए अंत तक वो जो है वो अपनी बात जो है स्पष्ट करने की कोशिश करता रहता है और अंत में जब चरम बिंदु पर वो पाठक या दर्शक आ जाते हैं तब समझ में आता है कि लेखक ने या उस एकांकीकार ने जिस समस्या को वहां पे चित्रित किया है प्रस्तुत किया है उसका समाधान जो है उस अंतिम स्थल पर या अंतिम स्थान पर वहां पे मिलता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए एकांकी में कथा वस्तु इतनी महत्वपूर्ण है कि जिसके बगैर हम एकांकी की कल्पना नहीं कर सकते। तो कथा वस्तु या वर्ण विषय उसको कह सकते हैं कि एकांकी में प्रस्तुत होने वाला कोई भी विषय जो है कथा वस्तु के अंतर्गत वहां पे आ जाता है और एकांकी के लिए पहला तत्व ये महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा तत्व जो है पात्र योजना या उसमें जो अभिनय करता होते हैं उसके संदर्भ में है। हम उसकी चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। मुझे लगता है कि कथा वस्तु के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से वो बातें यहाँ पे प्रस्तुत की है। आप उसको गंभीरता से सुन लीजिएगा। आपको एक बार कथा वस्तु समझ में आ जाए, एकांकी में उसकी भूमिका क्या है समझ में आ जाए, तो पात्रों की जो योजना है वो भी हमारे बहुत जल्द समझ में आ जाती है। तो पहला तत्व वहाँ पे हमने देखा, दूसरा तत्व हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।